नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों के में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता हिमांशु बामजई से। हिमांशु बामजई का जन्म जम्मू में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की, कई रैंप शो में शामिल हुए। फिर मुंबई का रुख किया और वहां फिल्म मोहनजोदारो से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर टीवी सीरियल पवित्र बंधन से टीवी सफर की शुरुआत की। फिर धार्मिक सीरियल करमफल दाता शनि में वायुदेव बने हिमांशु बामजाई। तो संतोषी माता में सूर्यदेव का किरदार निभाया। वहीं सीरियल नमा में शेषनाग की भूमिका निभाई। इसके साथ ही धारावाहिक राधा कृष्ण में धर्मराज यमराज बने हिमांशु। तो वहीं झांसी की रानी में रघुनाथ राव की अहम भूमिका समेत कई धारावाहिकों में एक्टिंग की है। हिमांशु बामजई टीवी सीरियल मेहंदी है रचने वाली में फरहाद के कैरेक्टर में पैरेलल लीड में नजर आए हैं। तो वेब सीरीज कौन हु डिड इट में अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता हिमांशु बामजाई। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी भागीरथ जी बोलिए। जी हिमांशु जी, आपने इंजीनियर की पढ़ाई की आपने, तो कैसे आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है? और जो आप इंजीनियर बन चुके हैं, आप इंजीनियरिंग की जी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जी। आपको इस एक्टिंग फील्ड में जाने का कैसे आप इंस्पायर्ड हुए हैं? एक्चुअली मैं मेरे जो रूममेट्स वगैरह थे कॉलेज में वो सारे मतलब मॉडलिंग वगैरह में काफी इवेंट्स वगैरह करते थे। तो उनको देख के मुझे इंटरेस्ट जागा उनसे। और वैसे भी मैं शाहरुख खान का फैन था, डाई हार्ड फैन बचपन से। तो उनको फॉलो करता था मैं स्कूल हम्म। टाइम से ही। तो मैंने काफी मॉडलिंग इवेंट्स किए, काफी रैंप शोज किए। तो वहां से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागना शुरू हो गया और मैंने काफी रोडीज वगैरह में ट्राई किया था उस टाइम पे, रियलिटी हम्म। शोज में। बट वहां पे मैं सफल नहीं हुआ। उसके बाद फिर धीरे 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 मॉडलिंग इवेंट्स खत्म करते करते एक पॉइंट में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी मुंबई जाना चाहिए। हम्म। तो मैंने अपनी जॉब वॉब तो कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, सीधा अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद सीधा डायरेक्टली मैं मुंबई आ गया और ऑडिशन देने स्टार्ट कर दिए मैंने। और लकीली वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया पहले ऑडिशन से ही। हम्म। अच्छा, जब जी। आप मुंबई गए तो मुंबई का सफर कैसा रहा, स्ट्रगल कैसा रहा शुरुआती दौर का? जी, स्टार्टिंग में तो सबका स्ट्रगल रहता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि आप कितना फोकस हो अपने काम को लेके और मतलब आप कितना डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो फोकस था मैं स्टार्टिंग से ही, मुझे पता था मुझे करना क्या है। तो हम्म। थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ स्टार्ट में। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फर्स्ट ऑडिशन से ही मोहनजोदारो में एक छोटा सा रोल कैमियो मिल गया था। हम्म। तो उससे काफी हाइप हो गया कि यार आते ही मुंबई में काम मिल गया। ठीक है, तो साथ वाले फैमिली तो पहले मुझे सपोर्ट कर नहीं रही थी। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि आते ही हमारे बेटे को काम मिल गया तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। हम्म। फिर धीरे धीरे मैंने सीरियल्स की तरफ भी ट्राई करना शुरू किया और मेरे काफी जो सीरियल में कास्टिंग डायरेक्टर थे उस टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू बने थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सीरियल्स में आप ट्राई कर सकते हो, लुक अच्छा है ये वो। तो मैंने कहा चलो सीरियल्स में भी ऑडिशन देते हैं। हम्म। तो सीरियल्स में आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में कोई तो एकदम से लीड देगा नहीं। तो उस छोटे रोल से कैमियो से आपको लीड तक आने में मतलब जो बीच की जर्नी है वो काफी डिफिकल्ट रहती है। उस जी। टाइम पे आपको काफी मतलब पेशेंस रखना पड़ता है कि नहीं, आपको पता है कि आप कर सकते हो और आपको मतलब बने रहोगे तो हो जाएगा। हम्म। ऐसा है मेरा मानना। जी तो जब आपने जैसे कहा कि पहले ऑडिशन में ही जी। आपको मौका मिल गया था, फिल्म मोहनजोदारो में आपको एक कैरेक्टर आपके नाम था, उसमें आप इजिप्शियन किंग बने थे आप, और ऋतिक जी रोशन जी के जी साथ उसमें आपने काम किया था। तो कैसा एक्सपीरियंस था? जी। क्योंकि पहले ऑडिशन में आपको मौका मिल गया और पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, ऋतिक रोशन के साथ काम करना, एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली जब मैं वहाँ पे ऑडिशन देने गया तो काफी बहुत क्राउड था वहाँ पे, काफी लोग आए थे जो शॉर्टलिस्टेड थे। हम्म। तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा होगा। और हम्म। मैं घर से सिर्फ 2 महीने की परमिशन लेके आया था कि ठीक है, अगर 2 महीने में कुछ एक्टिंग में होता है 2-3 महीने में तो ठीक है, वरना वापस अपनी जॉब वॉब ज्वाइन कर लूंगा। जी। तो मैं जैसे वहाँ पे ऑडिशन रूम में गया तो काफी नर्वस था मैं। बट लकीली वहाँ से सिलेक्शन हो गया। किस तरह हुआ मुझे कुछ नहीं पता। बट हाँ, मैं उस लुक में चला गया जो उनको लुक चाहिए था। हम्म। उस लुक में मैं फिट था तो कहीं ना कहीं से उसकी वजह से थोड़े चांसेस ज्यादा हो गए थे। और जब मुझे वहां से कॉल आया, उन्होंने एग्रीमेंट के लिए बुलाया, तो मैं उस टाइम पे तो ऐसा लगा कि सपना ही देख रहा हूँ जी। लाइफ। तो मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। फिर मैंने अपनी फैमिली में कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ है कि मूवी मिली है मोहनजोदारो ऋतिक के साथ। तो उसमें मैं हम्म। घर वाले भी बिलीव नहीं कर रहे थे। फिर मुझे उन्हें एग्रीमेंट की पिक्चर्स वगैरह भेजनी पड़ी कि ये देखो। फिर उन्होंने किसी पॉइंट पे जाके माना कि नहीं यार, हमारा लड़का पहुंचा है मुंबई में और जाते ही काम मिल गया। हाँ। वो बड़ी बात थी। फिर उसके बाद जब हम सेट पे पहुंचे तो हमारे रिहर्सल्स वगैरह होते हैं। अगर आप किसी शो सीरियल में या कुछ भी कर रहे हो तो आपकी रिहर्सल्स होते हैं स्टार्टिंग में। हम्म। तो हमारे रिहर्सल्स और वर्कशॉप चल रहे थे। तो
जब हमारा थर्ड डे था तब मैं ऋतिक से मिला, तब वो वहां से मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऋतिक रोशन सेट पे है। तो सर आए वहां पे, आशुतोष गोरकर जो सर, आशु सर हमारे डायरेक्टर थे, वो लेके आए ऋतिक सर को। तो वहां पे आते ही मतलब मैं तो एकदम नर्वस था, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, मतलब जी। वो मेरे से बात कर रहे थे और मतलब वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। हाँ। तब उन्होंने आगे से खुद बोला कि इतना नर्वस क्यों हो रहा है, मैं ही तो खड़ा हूँ सामने। मैंने कहा सर आप खड़े हो तभी तो नर्वस हूँ मैं। तो हाँ। वो मैं मतलब वो जो नर्वसनेस थी वो अभी भी फील कर सकता हूँ मैं, वो आप हाँ। शायद मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा हो कि वो जी। मैं अभी भी फील कर रहा हूँ। तो वहां से फिर उनके साथ जब मैं काम करना शुरू हुआ, मतलब डेली अब हम साथ सर के साथ काम कर रहे हैं साथ में। हाँ। अब ऋतिक रोशन हमारे लिए तो स्टार ही है, लेकिन हमारे साथ ही खड़े होकर डेली काम कर रहे थे, तो फिर हम यूज हो गए हाँ। एक दो दिन के बाद कि चलो ठीक है अभी कर रहे हैं। और वो भी काफी कोऑपरेटिव थे, काफी चीजें उनसे भी सीखी, मतलब कैमरा फेस करना, क्या कर रहे हैं, काफी ऑब्जर्व किया मैंने उनको। फिर जो मेरे सीनियर एक्टर्स थे उसके बाद जो मैं शोज में कैमियोज वगैरह या स्टार्टिंग में एक कुछ कैरेक्टर रोल्स करता था सीरियल्स में, तो उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे मैं उनको देख फॉलो करता था सेट पे कि वो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। और मतलब सेंस होता है कैमरे का, आपके सेट पे 3-4 कैमरे हैं, आपको कहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ पे लुक देना है, कहाँ क्या करना है, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। तो वो सब चीजें फिर आप अपने सीनियर से ही सीखते हो सेट पे। तो वहां से थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आते 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 अभी मैं यहाँ पहुंच गया। जी। अच्छा, आपने कहा आप बड़े ही नर्वस थे जब आपने ऋतिक रोशन को अपने सामने देखा, तो फिर उनके साथ शूटिंग कैसे की जी। आपने? जब गेटअप में आप आ गए थे, उस कैरेक्टर में आ गए थे, फिर शूटिंग कैसे की आपने? संवाद कैसे बोल रहे थे फिर आप? एक्चुअली क्या था कि जैसे ही हम कैमरा ऑफ था, वो मुझे आके उन्होंने मुझे काफी बार मतलब काफी एनकरेज किया कि हिमांशु मैं हूँ, चिल चिल चिल। मैंने कहा हाँ सर ओके। मेरी बॉडी तो लिटरली शिवर हो रही थी, मैंने कहा मैं पता नहीं क्या करूंगा। और ऊपर से मेरा फर्स्ट फर्स्ट टेक था लाइफ का कि वो मुझे मेमोरेबल बनाना था कि आगे जाके मैं किसी को बताऊं कि यार मेरा फर्स्ट टेक मैंने ऐसा दिया, फर्स्ट शॉट मैंने ऐसा दिया अपनी लाइफ का। हाँ। फिर जैसे कैमरा मतलब रोल होता था, तो हमारे डायरेक्टर जो आशुतोष सर है वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव, तभी वो आज इस लेवल पे है। वो मुझे काफी उन्होंने कंफर्टेबल रखा था अपने साथ, तो उनकी गाइडेंस में मैंने कर लिया। मतलब हमारी वर्कशॉप भी होती थी, बट कर लिया मैंने। और उसके बाद फिर नर्वसनेस थोड़ी कम होगी। जी। बट हर किसी एक्टर का मेरे ख्याल से होता है, अगर आप किसी भी नए शो में या नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो फर्स्ट फ्यू डेज आपको थोड़ा बहुत रहता है कि नहीं यार, थोड़ा हाँ। नर्वसनेस रहती है, क्योंकि एक नए लोग होते हैं, नया ग्रू होता है, नई कास्ट होती है, तो आप सबके साथ कंफर्टेबल नहीं होते स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आप यूज टू जब हो जाते हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आप अच्छे से काम कर सकते हो। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो पहला ही काम था वो आपका फिल्म था, उसके बाद फिर आपने सीरियल्स आपने करना शुरू किया, तो उसके बाद जो जी। जी। सीरियल था उसमें कैसे आपको मौका मिला, और फिर फिल्म के बाद सीरियल? क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो रहते हैं, मैंने देखा है, वो सोचते हैं कि अगर मैं फिल्म कर चुका हूँ पहली बार, तो मैं आगे फिल्म कंटिन्यू करूँ, सीरियल में ना जाऊँ। ऐसा कुछ आपका भी माइंडसेट था कि कुछ और ही आप सोच रहे थे? जी एक्चुअली मैंने कभी मूवीज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। जब मैं चंडीगढ़ से अपने इंजीनियरिंग खत्म करके यहाँ पे मुंबई आया था, तब मैंने यही सोचा था कि मूवीज में ट्राई करूंगा। बट फिर एक पॉइंट में मुझे लगा कि मुझे एक मेरा फ्रेंड था राजवीर करके, कास्टिंग डायरेक्टर था बालाजी में, तो उसने मुझे बोला कि हिमांशु भाई आप इसमें ट्राई कर लो, सीरियल में आपका लुक जाता है सीरियल वाला। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहता है कि मैं आपको ऑडिशन ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरा ऑडिशन लिया और उसने मुझे एकदम से मतलब 2-4 दिन के बाद कॉल किया, कहता इस शो में आपको ये फलाना फलाना रोल है, एक पवित्र बंधन करके था, एक डीडी का शो, जी। छोटा सा कैमियो था बट काफी अच्छा रोल था। मतलब स्टार्टिंग में उतना मिल जाना काफी था कि बैक टू बैक मुझे आते ही काम मिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने एपिसोडिक शोज काफी किए, तो फिर धीरे 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 ऐसे लिंक्स बनते गए और मुझे पता चलता गया कि काम करना कैसे है। जो सबसे मेन एक एक्टर के लिए मुंबई में होता है, जैसे हम देखते हैं न्यू कमर्स आते हैं और काफियों को मतलब काफी टाइम भी लग जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब एक पोजीशन में पहुंचने के लिए या कुछ छोटे रोल्स के लिए भी काफी टाइम लग जाता है काफी लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल। उनके लिए मैं आपकी। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, हाँ। और मतलब आपका जो फोकस है वो कहाँ है, और आप अप्रोच किन को कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज यही होती है मुंबई में कि अगर आप अच्छे लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो इजीली काम हो आपका हो जाता है। हाँ लेकिन टैलेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल। अप्रोच ही कर रहे हो तो बिल्कुल आप कुछ नहीं। तो वहां से फिर मैंने सीरियल में छोटे मोटे रोल करने शुरू किए। फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं अभी मैं शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और थोड़े बड़े सीरियल के लिए ट्राई करता हूँ। हाँ। फिर वहां से मुझे किसी ने बोला कि हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल में भी आप ट्राई कर लो। तो मैंने कहा यार वो तो उसमें मुझे अच्छा लगेगा, मतलब हिस्टोरिकल टाइप अगर कुछ मिले तो काफी अच्छा लगता है।
तो मैंने चलो उसमें भी इंटरेस्ट दिखाया, वहाँ पे भी ऑडिशन देने स्टार्ट किए, बट उसमें मुझे काफी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं थोड़ा पंजाबी बैकग्राउंड से आता हूँ, जी। मेरी मम्मी पंजाबी है, तो मेरी थोड़ी पंजाबी टोन थी उसमें। हाँ। तो फिर वहाँ पे मैंने काफी काफी हार्ड वर्क किया उस टाइम पे, अपनी हिंदी, अपनी डिक्शन वगैरह ठीक तो करने ये में। आपका हिस्टोरिकल माइथो कौन सा पहला सीरियल था और उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? ये मेरा था कर्म फल ज्यादा सुनी, जैसा आपने बताया, उसमें वायुदेव का रोल था, जी। तो उसमें डायलॉग्स होते थे, तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हिमांशु आपकी ना पंजाबी थोड़ी बहुत एक्सेंट आ रहा है बीच में, तो उन्होंने हिंदी तो बोला ठीक कि बोल रहे हो। जो वायुदेव वो पंजाबी नहीं है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उन्होंने अपने एक एडी को बोला, वो अभी भी मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने, वो जो एडी थे, उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। हाँ। उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे रिहर्सल करवाते थे, रात को प्रैक्टिस करते थे हम लोग, फिर मॉर्निंग में हमें जब स्क्रिप्ट मिलती थी तो कभी कभी 2-2 3-3 पेज के डायलॉग हैं, अब वहां पे मैं पंजाबी तो बोल नहीं सकता, जी। तो मैं रात भर उसकी रिहर्सल करता था। नेक्स्ट डे मेरे हमें पता चल जाता था, हमें एक दिन पहले हमें शेड्यूल मिल जाता, हमारा शेड्यूल हाँ। कि हमारे कितने सीन्स हैं, तो वो सीन हम एक दिन पहले मैं लेके जाता हूँ, रात को प्रिपरेशन करता हूँ, ताकि सुबह आके मुझे सेट पे कोई ये ना बोले कि अभी ये पंजाबी आ रही है कुछ सारी। तब हाँ। इनिशियल डेज से, तब से लेके अभी तक मैं, मेरा अच्छा वही हिमांशु जी, सेम हार्ड कोई वर्क सा है ऐसे जी। इंसिडेंट आपको याद है या कोई ऐसे संवाद आपको याद है कि जो आप बोल रहे थे लेकिन उसमें पंजाबी टोन आ रहा था, फिर डायरेक्टर ने आपको रोका, उसके बाद टोका हो, फिर आपने फिर उसको वापस प्रॉपर करेक्ट किया, तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको या कोई वो संवाद याद है जो आप पंजाबी एक एक्सेंट में बोल रहे थे फिर आपने उसको करेक्ट किया हो? जी जी जी, एक्चुअली क्या है कि हमारा शायद श्री कृष्ण के साथ सीन चल रहा था, जी। तो कुछ सीन था उसमें मैं शायद शनि को वरदान देता हूँ कि वो सदा वायु से सुरक्षित रहेगा, हाँ। वायु पे तो कोई प्रहार करेगा किसी शस्त्र से तो उसका असर नहीं होगा। हम्म। तो ये डायलॉग मैंने बोल दिया और मैंने अपने डायलॉग कंप्लीट किए, तो एकदम से ना कट बोला डायरेक्टर ने, तो हम्म। मुझे लगा कि चलो हो गया सीन, नेक्स्ट सीन की तैयारी करते हैं। मैं जाने लगा वहां से, तो डायरेक्टर ने मुझे बोला कि सर एक सेकंड यहाँ, ऐसे मैं गया तो उन्होंने मुझे हेडफोन्स दिए, उन्होंने बोला सुनाया। एक बार हाँ। अपना आप डायलॉग सुनो, तो मैं सुना, तो मुझे मुझे लगा कि यार ये पंजाबी सीरियल। तो वैसे हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे वो क्या क्या डायलॉग था और किस तरह के एक्सेंट में आपने बोला था? डायलॉग ऐसा था कि मतलब अभी वैसा एक्शन तो मैं ला पाऊंगा कि नहीं पंजाबी टाइप का, हाँ। मतलब ऐसा था कि मैं अभी जैसा हम बोलेंगे कि मैं वरदान देता हूँ कि शनि सदा वायु से सुरक्षित रहेंगे, हाँ। ये मेरा अभी अगर बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, तो उस टाइम शायद मैंने ऐसे बोला होगा कि मैं वरदान देता हूँ कि हाँ शनि ऐसे होंगे, ऐसे मेरा ये टोन निकला वहां। अच्छा। और मतलब उसके बाद काफी एम्बेरसमेंट हुई, मैंने कहा यार ये पंजाबी हाँ। सीरियल नहीं है, मेरे को डायरेक्टर ने बोला कि हिमांशु पंजाबी सीरियल नहीं है, अच्छा अच्छा ब्रेक मिला है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क हाँ। करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने ही मुझे अपना एक असिस्टेंट डायरेक्टर दिया कि आप इनके साथ जाओ, तो हाँ, काफी अच्छी बॉन्डिंग मेरी हमारे इनका प्रमोटर है एक्सेंट दुरुस्त डायरेक्टर। करो और जो ये जो पंजाबी जी अंदर जी है इसको थोड़े समय के लिए इसको बाहर करो जब शूटिंग में रहते हैं तो। जी जी, क्योंकि मैंने थिएटर वगैरह तो कुछ किया नहीं था, जी। तो डिक्शन में थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम सिर्फ हाँ। मेरी वो एक्सेंट का था कि थोड़ा फ्लो पंजाबी जा रहा है, हम्म। अदरवाइज कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कभी। अच्छा, राधा जी कृष्ण सीरियल है उसमें आप यमराज भी बने हैं, आप तो ज़्यादातर आपने धन्यवाद। धार्मिक सीरियल किए हैं, आपने आपने वायुदेव बने हैं, आप जी 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 शेषनाग बने जी हैं आप, तो इसमें से कोई जी अगर जी। संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। इसमें संवाद मुझे सबसे ज्यादा महिषासुर और इसका याद है, इंसिडेंट याद है अपने देवांता का, क्योंकि नेगेटिव इतना ज्यादा एक छाप छोड़ जाता है आपके जी माइंड पे। बिल्कुल। तो जब मैं अपना ये कर रहा था, महिषासुर कर रहा था, जी। तो ऑब्वियसली मैं उसमें विलन था शो में, देवी हाँ। में। तो उसमें जो जब मैं कार्तिकेय के साथ युद्ध करता हूँ और कार्तिकेय को मारने के लिए जाता हूँ वहां पे, जी। ठीक है, जब शो का मतलब एंड एकदम एंड में जब मैं कार्तिकेय को मारने जाऊंगा, तब वहां पे मेरी देवी पार्वती के साथ संवाद थे, हम्म। उसमें काफी ये डायलॉग हुआ था, क्योंकि मैं उन्हें मतलब कि काफी वो थोड़ा फ्लर्टी टाइप कुछ लाइन थी मेरी उसमें कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके पुत्र को छोड़ दूं, हम्म। तो आप मेरी दासी बन जाएं। हम्म। तो जब मैं उसका टेलीकास्ट देख रहा था, तो मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी थी। उन्होंने तो मेरे को बहुत डांटा उस समय, तू कैसे कैसे ऐसे कैसे बोल सकता है देवी पार्वती, मैंने कहा मम्मा मेरे डायलॉग। तो ये सब चीजें बिल्कुल। काफी उस टाइम पे देखिए मतलब आप तो मैं उस भूमिका में थे और उस भूमिका को निभा रहे थे, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा बेटा मेरा है, ऐसे कैसे मेरा बेटा बोल रहा है ये? ऐसा तू देवी के साथ लड़ गया, तू देवी को, मैंने कहा मम्मा वो डायलॉग है, मैं उनको सिर्फ डायलॉग उनके साथ ये रख रहा हूँ, जी। मैं उनके सामने शर्त रख रहा हूँ कि मैं आपके पुत्र को छोड़ दूंगा, उसके सामने उसके लिए आपके पास सैकड़ों विकल्प है, और हाँ। उन विकल्प में से एक विकल्प ये है कि आप मेरी दासी तो बन अगर जाए। अगर इसी को थोड़ा आप जिस चाहे वो देवांतक का हो,
सुर का हो या आपके शेषनाग, कोई ऐसा संवाद, लेकिन चाहेंगे उसी मूड में थोड़ा आप, वो जो एक हिस्टोरिकल मैथो वाला जो मूड होता है ना, जो संवाद होते हैं, थोड़ा सा एक मेलो रहता है उसमें, मैं हल्का ट्राई सा लाउड करता रहता हूँ है। वो सेट। जी जी। मैं देवांतक का लेता हूँ, उसमें प्लीज। देवांतक में मुझे महादेव वरदान देते हैं जी। कि मैं सदा अमर रहूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो महाकाली भी आती है, विष्णु हाँ। जी भी आते हैं, ब्रह्मा, शिव जी सब आते हैं, मैं किसी से नहीं मरता। तो फिर एंड में गणेश जी को रिद्धि सिद्धि वो वरदान मिलता है, फिर वो उसके बाद देवांतक का वध जी। करते हैं। तो उस टाइम पे एक डायलॉग में मुझे याद आ रहा है कि मैं महादेव को बोलता हूँ, अ, महादेव आपने छल किया है हमारे साथ, आप अपने वरदान का मान तो रखिए महादेव। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप तो संवाद में मत जाइए, आपके स्टाइल बड़ा अच्छा है। आप तो कुछ संवाद आगे पीछे भी कर दे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्टाइल बड़ा अच्छा है उसका। और हम वही 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 मूड देखना चाहते हैं आपका। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप उस वक्त पूरे वो आप उसकी कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, सर में जी मुकुट जी होता जी है, जी वो पूरा सेट होता है, तो अपने आप फील आते हैं वो। तो अगर अगर जी जी अगर जी कुछ और एक दो संवाद आप बोल सके तो, वरना कोई बात नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी। ये डायलॉग मैं अक्सर इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ बहुत बड़ा। तो मैं ऐसे ही कभी कभी अकेले बैठा होता हूँ, मैं ऐसे ही अपने में ही शुरू हो जाता हूँ, महादेव अपने वरदान के दिए हुए वरदान का मान तो रखिए, आपने छल किया मेरे साथ। तो तो ये अच्छा, कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती होगी ना, व्यक्तिगत तौर पर आप इस संवाद का इस्तेमाल करते होंगे। बस नहीं जैसे वो यार। अमिताभ बच्चन ने बोला, Right. खुश तो बहुत होगे तुम हैं। खुश तो बहुत होंगे तुम। हाँ तो आप भी इसी जी। संवाद को आप अकेले बैठ के बोलते होंगे कि महादेव। अकेले बैठ के बोल हाँ, मान बिल्कुल। रखिए अपने वरदान का। हम्म। जी अच्छा, धार्मिक सीरियल तो किए आपने, इसके अलावा आपने जो जी मेहंदी जी रचने वाली सीरियल है, इसमें आपने एक जी जी पैरेलल लीड की भूमिका आपने निभाई है। तो जी अक्सर जी जो जी एक कलाकार रहता है कि हम एक मुख्य जी भूमिका की तरफ हम आगे बढ़े, तो मुख्य भूमिका फिर आपको शायद ये पहला सीरियल था जिसमें आपको, इसके पहले आपने कई अहम सीरियल किए हैं, आपने कई अहम रोल किए हैं आपने, लेकिन इसमें जी एक मुख्य भूमिका में, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? और क्या आप शुरू से चाह रहे थे कि अगर ये सीरियल आप करें तो कोई बड़ा अच्छा जी खासा रोल होगा जो एक पैरेलल लीड होगा या मुख्य भूमिका होगी, तो मैं करूंगा? या फिर एक कहते हैं कि जो आपका एक शुरुआती लक था शुरू से, कि शुरू में आप आए, पहले ऑडिशन में आपको फिल्म मिल गई ऋतिक के साथ, तो इसमें भी ऐसा कुछ लक था आपके साथ? एक्चुअली मैं ये देवी कर रहा था महिषासुर का रोल ही लास्ट। हम्म। तो काफी सारे जो मेरे उस टाइम फैंस थे वो मुझे मैसेज करते थे कि सर आप पिछले 4 साल से आप माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल कर रहे हो, हमें आपको आपके रियल लुक में देखना है, ऐसा वैसा। हम्म। तो काफी सारे मैसेजेस आते थे। तो मैंने एक माइंडसेट किया था कि महिषासुर के बाद एक शो तो मैं सास बहू ट्राई करूंगा जरूर। जी। तो उसके लिए मुझे फिर से हार्ड वर्क करना पड़ता, मुझे अपना वेट कम करना पड़ता, वो हम्म। चीजें। तो फिर मुझे पता चला कि मेहंदी रचने वाली की ऑडिशन चल रहे हैं और मतलब सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, नया शो हो रहा है स्टार का। तो मैंने अप्रोच किया वहाँ पे उनकी टीम को और उन लोगों ने मुझे बोला कि ऑडिशन दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने को प्रिपेयर किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि स्टार्टिंग में ये हैदराबाद की स्टोरी थी इसमें। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब हैदराबादी एक्सेंट चाहिए, हमें हमें हैदराबादी लड़का चाहिए, जी। आप तो पंजाबी हो। तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझे। तो मैंने कहा चलो हैदराबादी सीखते हैं। मैंने कुछ दिन ट्राई किया बट वो काफी ऊपर से जा रही थी मेरे। हाँ। बट हाँ, कुछ कुछ वर्ड मैं बोल पा रहा था लेकिन फ्लुएंट नहीं थी। हाँ। तो फिर उसके बाद थोड़ा स्टार की तरफ से चेंजेस थे कि नहीं चलो अभी हम पंजाबी ही चला देते हैं। हम्म। तो उनको मेरा ऑडिशन काफी अच्छा लगा। फिर ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मुझे कॉल आया उनका कि आप फाइनल हो चुके हो हमारे इसमें फराज के रोल के लिए, जी। कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह। और मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम तैयारी करते हैं अपनी अगली। तो ये मेरा फिर काफी बड़ा ब्रेक मुझे कह सकते हो आपकी मिला। और हमारे जो प्रोड्यूसर थे संदीप सर, वो काफी सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे हम्म। काफी सपोर्ट किया स्टार्टिंग से लेके शो के लास्ट तक। तो काफी अच्छी जर्नी नहीं, रही मेरी बिल्कुल। इस और शो में। आपकी जो एक सोच थी, जो शुरुआत में आपने कही कि जब आप मुंबई आते हैं या आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो शुरुआत में बड़ा रोल आपको नहीं मिलता है, आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं भी हूँ इस इंडस्ट्री में और मेरी ऐसी एक्टिंग। और देखिए, आपकी जो एक स्ट्रेटेजी थी और आपकी जो मेहनत थी काम कर गई, आपको एक जो मुख्य भूमिका जो होती है, एग्जैक्टली। पैरेलल लीड जो होता है, वो आपको मिला। अच्छा, शूटिंग के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया भी होते हैं अक्सर, हमने देखा है, हमने जी सुना जी है। जी जी, तो आपके साथ भी काफी कुछ बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हादसे के बारे में मुझे पता है। इसको हादसा नहीं कहूँगा, इसको मैं कुछ खतरनाक हादसा कहूँगा, कि आप राधा कृष्ण की आप शूटिंग कर रहे थे और रात के वक्त आप जी अकेले जा रहे थे बाइक से, और आपको जी जो जी। अक्सर हमने किंवदंती सुनी है, कहानियां सुनी कि सफेद साड़ी वाली एक औरत अक्सर सुनसान इलाके में, सुनसान सड़क में दिख जाती है, और आपके साथ ये वाकई में हुआ? जब आप जी जी वापस आ रहे एक्चुअली। थे तो आप रोड में कोई सफेद साड़ी हाँ हाँ। पहन के खड़ी हुई थी, तो जरा हमारे दर्शकों को बताया डिटेल में आखिर क्या था,
वहम था आपका या कुछ हैंगओवर था आपकी शूटिंग का? क्या था वहम तो एग्जैक्टली नहीं वो? कह सकते। जी जी, मैं बताता हूँ आपको, वहम तो नहीं कह सकते। एक्चुअली क्या है कि मैं राधा कृष्ण की शूटिंग कर रहा था। हाँ। तो मेरा उस टाइम पैकअप रात को काफी लेट होता था, मतलब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, कभी 2 बजे। तो एक दिन मतलब यूजुअली डेली की तरह मैं 3 बजे फ्री हुआ हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि आप सो जाओ अभी, मुंबई सुबह चले जाना। हम्म। तो मेरा अगले दिन सुबह 9 बजे वहाँ पे संतोषी माँ पे शूट था, 2 शोज में एक साथ कर रहा था। तो मुझे किसी भी हालत में वहां से निकलना था। हम्म। तो मैं 3:30 के आसपास वहां से अपनी कार स्टार्ट करी और निकला, और मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते में था और वहां से गूगल मैप्स पे दिखा रहा था कि ये शॉर्टर वे, आप यहाँ से जाओगे तो 8 मिनट जी। पहले पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैप्स ऑन थे मेरी कार में। तो मैं जैसे शॉर्टर वे पे गया तो वहां पे ना काफी मतलब अजीब सा ही रास्ता था, मैं पहली बार वहां से जा रहा था। जी। तो मतलब लेफ्ट साइड पे एक लेक था और राइट साइड पे पूरा जंगल ही जंगल था। और हाँ। मतलब फुल मून था उस दिन। अभी कोई फिल्मी स्टोरी टाइप लगेगी बट बिल्कुल। मेरे साथ रियल में हुआ है। हाँ। तो मैं वहां पे गया, मतलब काफी स्पीड में थी कार, हाईवे था। हम्म। और बीच में अचानक से एक बंदा दूर से मुझे दिख रहा था कि खड़ा है। अब वो मेल फीमेल था, कौन था मुझे नहीं पता, हम्म। बट बीच में आके खड़ा हो गया। तो और मैंने क्या भी क्या गाड़ी पहना, धीरे क्या से, हुआ था, क्या दिख रहा था, साड़ी या क्या व्हाइट था? आउटफिट, व्हाइट आउटफिट, अच्छा। बिल्कुल व्हाइट, फुल व्हाइट। मैं जाके सीधा मैंने कार ब्रेक मारी उसके सामने। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं अंदर से, मैं मतलब मुझे हार्ट अटैक आ जाए ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। तो जैसे ही उसने 2 स्टेप लिए ना, मैंने अच्छा, दो कुछ स्टेप नहीं आपकी सोचा। तरफ बढ़े, बढ़ा वो? जी 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 और जी, कितने 2 स्टेप कितने जैसे अच्छा, मैंने, हिमांशु जी ये भी जानना चाहेंगे कितने दूरी पे आपने अपनी गाड़ी को रोका था? मतलब 10-15 फीट की डिस्टेंस होगा। हाँ। जी, और उसके बाद मैंने साइड से कट मारा एकदम से और मैं निकल गया हाईवे पे। और मैंने अपना साइड मिरर वगैरह सब बंद कर दिया, मैंने किसी चीज पे देखना छोड़ दिया। जब तक मैं हाईवे पे नहीं पहुंचा तब तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं हाईवे पे पहुंचा, मैंने अपनी गाड़ी रोकी। जी। और गाड़ी रोकते ही सबसे पहले मैंने उन ड्राइवर को कॉल किया। मैंने कहा यार तू आया नहीं आज, और आज देख ऐसा हुआ मेरे साथ। तो हाँ। बोलता है कि सर मैंने आपको मना किया था उस साइड से मत जाना और अकेले में मत जाना। मैंने कहा यार शूटिंग मुझे करनी कल सुबह जाके। हम्म। फिर वो उसका हैंगओवर मेरे को अगले दिन तक रहा कि रात को मैंने क्या देख लिया। फिर अगले दिन सेट पे मजाक उड़ रहा है, तो लोग बोल गए कि यमराज को भूत दिख गया रात को। वो सबसे खतरनाक चीज थी। मैं तो मैंने कहा सोच रहा दिख था गया कि तो ऐसा मैं ना क्या हो कर कि सकता। मैं सोच रहा था कि आगे जाके आप बोले कि फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा लेकिन अचानक आवाज आई, मुझे यहीं पर रोक दो। वो नहीं पीछे कोई नहीं नहीं, बैठा हुआ ऐसा है कुछ गाड़ी होता में। तो अगर हाथ ऐसे फेल हो होता तो जाता। मुझे लगता है कि शायद आप तो फेंट हो जाते, बेहोश हो जाते फिर। एग्जैक्टली मैं क्या करूं, अच्छा मैंने कभी अच्छा ऐसी अच्छा सिचुएशन अच्छा, फेस समय नहीं कम है करी। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य और आपके साथ हुआ है जैसा मुझे पता चला है, बिल्कुल फिल्म जी ट्रैप की जी तरह। जो राजकुमार राव की जो एक फिल्म आई थी ट्रैप, उसमें वो कई ऊपर मंजिले में, हाँ, जो एक बिल्डिंग है कई ऊपर माले में वो रहता है और उसका लॉक हो जाता है, दरवाजा फंस जाता है, फिर वो जैसे तैसे खिड़की से बाहर निकलता है। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? 9 मंजिल में आप एक रूम में रुके हुए थे आप शूटिंग के समय, और वो ट्रैप हो जी गया था, जी फिर जी आप जी। खिड़की से बाहर निकले। आखिर ये इतनी फिल्मी इंटरेस्टिंग वाक्य कैसे आपके साथ एक के बाद एक होते हैं? जरा इसके बारे में जी, कुछ बताएं शॉर्ट में। वो काफी रिस्की है। मैं नहीं बोल चाहता कि कोई उसे फॉलो करे, बट उस हाँ। टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन फंसा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। हम्म। एक्चुअली मैं वडोदरा में शूट कर रहा था, तो मुझे काफी दिनों से रेस्ट नहीं मिली थी। हम्म। तो मैं रात को वही 3-3:30 बजे फ्री हो रहा हूँ। तो एक दिन मैंने ऑफ मांग लिया अपने प्रोडक्शन से कि मुझे एक दिन का ऑफ दे दो, मुझे सोना है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जी। तो मैं सो गया। और हम जहाँ पे ठहरे थे अपार्टमेंट्स में, वो ऐसी जगह पे था वहाँ नेटवर्क बहुत कम आता था। हाँ। और शूटिंग चल रही थी जंगल में, वहां से 20-30 किलोमीटर दूर। जी। अब पूरे अपार्टमेंट्स खाली है, मैं अकेला हूँ और मेरा रूम हो गया लॉक। अब मैं हाँ। रूम खोलने गया तो रूम का हैंडल आ गया मेरे हाथ में। अरे, काफी मतलब ये तो कोशिश बिल्कुल करने में हैंडल मेरे फिल्मी हाथ में आ स्टाइल, गया। मतलब वो जो राजकुमार राव की फिल्म मुझे याद आ रही है। जी जी जी, और मैंने काफी कॉल करने की कोशिश की बट नेटवर्क था ही नहीं। हाँ। तो एक पॉइंट में मुझे लगा कि यार मैं अभी जाऊं कैसे बाहर नीचे। अब जब तक शाम तक पैकअप नहीं होगा, क्या पता पैकअप रात को 2-3 बजे हो, तो मैं जी। जाऊंगा कैसे। आफ्टरनून का टाइम था, 2-3 बजे का। तो 12 घंटे वेट कर नहीं सकता था मैं। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी बालकनी की विंडो में गया। आई गेस 9th फ्लोर पे था मैं उस टाइम पे। हाँ। तो वहां पे छोटे छोटे स्लैब्स थे जिसको पकड़ पकड़ के आप नीचे उतर सकते हो बिल्डिंग से। हाँ। वो काफी रिस्की था, बहुत रिस्की था। अगर मैं वहां से गिरता तो काम हो गया था मेरा। हम्म। बट फिर भी वहां से आप मैं गिरते तो जैसे अपने तैसे, कैरेक्टर यमराज जी के पास पहुंच जाते आप। एग्जैक्टली मैं नहीं बोलता किसी को फॉलो नहीं, करे ये सब बिल्कुल। चीजें, बट उस टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। हम्म। उस टाइम मुझे, मेरे माइंड को लगा कि नहीं मुझे नीचे उतरना चाहिए, जबकि मुझे हाइट फोबिया है। हम्म। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने छोटे छोटे फ्लैश पकड़ के मैं धीरे 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 विंडो की साइड से नीचे नीचे आते गया। जब मैं 4th या 5th फ्लोर पे पहुंचा था तब जाके मुझे ऐसा लगा कि हिमांशु तू गया अभी, तू अभी नीचे कैसे जाएगा।
बट फिर भी मैं जैसे अच्छा, तैसे तो वहां आप से आप उतरा। खिड़की से सहारे मतलब 9th जो फ्लोर था, कौन से फ्लोर तक जी आप आ जी गए जी। थे आप नीचे? मैं पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आया। ओह! मतलब क्या बात है, स्पाइडरमैन। मैं आ गया वहां से नीचे। हिमांशु स्पाइडरमैन नहीं स्पाइडरमैन। बोले, काफी रिस्की था वो, चलिए काफी ज्यादा हिमांशु जी, रिस्की था। बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया है ये जी आपका। और आपने बताया कि जी। कैसे स्पाइडरमैन की तरह आप 9 से आप ग्राउंड फ्लोर तक आ गए। हालांकि ऐसा डेयरिंग दोबारा ना करें आप कभी। नहीं नहीं, और कोई अब चलिए मेरा हिमांशु कोई जी, बहुत फैमिली बहुत ऐसा मत शुक्रिया। करेगा। बहुत बहुत जी। शुक्रिया इस समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शेयर करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भागीरथ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए और जाना हमने इंटरेस्टिंग सफर के बारे में अभिनेता हिमांशु बामजाई के। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दी इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।